क्लास। और आपको पता है कि आज जो हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है तो वो बहुत ज़बरदस्त क्लास है, क्योंकि हम आपको पता है कि एचटेट के जितने भी आपके पीआरटी लेवल के और लेवल 2 लेवल 3 जिनके भी पेपर हैं और जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। पीआरटी लेवल के भी हो रहे हैं, और इसके अलावा जो हमने शुरू किया था तो हम आपको बता दें कि हमने शुरू किया है कि एचटेट टीजीटी यानी टीयर 2 जो होता है, लेवल 2 जो होता है, उसके सभी पेपर्स के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट के। जो 15 क्वेश्चन लैंग्वेज वाले आते हैं वो तो आपके पहले ही मिल चुके हैं आपको, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एचटेट टीजीटी 2021 के उस पेपर की जो आपके 60 क्वेश्चंस आते हैं आपके सब्जेक्ट के, उन क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले हम 2019-2020 के पेपर का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। सबसे पहले सभी लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। और क्योंकि हम यहाँ पर पीवाईक्यूज कर रहे हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे साथ साथ आप सभी आंसर्स भी देते हुए चलेंगे। और जिन बच्चों के आंसर्स गलत होते हैं उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत नहीं है, हो जाता है कभी कभार। आप हमारे साथ बने रहिए और पीवाईक्यूज तो आपको कम से कम याद ही हो जाएंगे। इसके अलावा नए क्वेश्चंस भी आप कर पाएंगे क्योंकि आपको एक पैटर्न पता चल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पुट किए जा रहे हैं। ठीक है, सभी एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दें और हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की क्लास। राधे राधे, जय हिंद, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, बिना किसी बकवास के हम सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं क्योंकि ये हमारा मेन काम है। ठीक है, और ये मत कोई कहा करे कि हमारा नाम नहीं लिया, ये हमारा नाम नहीं लिया। आप यहाँ पर अपने नाम सुनने नहीं आते, नाम घर पे खूब बुलाए जाते हैं, खूब अच्छे से आप सुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप नाम सुनने नहीं आते हैं आप अपना। ठीक है, नाम घर पे खूब बुलाते हैं, तब आपको ये गुस्सा आती है कि हमारा ही नाम क्यों लेते हो काम करने के लिए। तो ये सोचते होगे कि हमारा नाम ही क्यों लिया जाता है। तो इस चीज से थोड़ा सा बाहर निकलो, अपने एग्जाम पे फोकस करो और जो आपके एचटेट टीजीटी 2021 का पेपर यहाँ पर करवाया जा रहा है इस पर ध्यान लगाओ। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताओ। अगर हम वर्तनी की बात करें तो यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द सौहार्द, विभीषिका, शुश्रूषा, शिष्ट। कौन सा ऑप्शन एक ऐसा है जो सही लिखा हुआ है? जो सही है वो ऑप्शन आपको बताना है। विभीषिका सही लिखा है, विभीषिका होता है, गलत हो गया। शुश्रूषा होता है, गलत हो गया। शिष्ट नहीं, शिष्ट होता है, शिष्ट नहीं, ठानी ट होता है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। गलत हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, शुश्रूषा की वर्तनी लिख के दिखा दो कमेंट सेक्शन में। शुश्रूषा की वर्तनी जल्दी से, फटाफट जल्दी से। कोई बहुत ज्यादा टफ तो है नहीं जो एकदम से पूछ लिया गया कि अरे भाई क्या ही बोले। बहुत ही सरल सा तो सवाल है। सिस्ट की बात करें तो सिस्ट आपको पता है इस तरीके से लिखा जाता है, इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर ठा है। शुश्रूषा जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है, शुश्रूषा, सेवा सत्कार। विभीषिका होता है, विभीषिका। ठीक है, तो ये गलती समझ में आ गई होगी, बाकी पहला ऑप्शन तो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में सात्विक अनुभाव नहीं है। यहां पर आपको बताना है कि कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है। अश्रु, औदार्य, कंप, प्रलय। सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी है अगर आपसे पूछ दी जाए, ये बताइए। सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी है? जल्दी से बताएं। ये तो आपको पता है ना कि ये है क्या, सात्विक अनुभव क्या है, तो जाहिर सी बात है ये अनुभव का भाग होगा। इतनी देर में आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना चाहिए था कि अनुभव कितने प्रकार के होते हैं, रस के कितने भाग होते हैं और अनुभव के कितने प्रकार होते हैं और ये कौन सा भाव है। इतनी देर में इतना काम आप सभी कर सकते थे। ठीक है, इतनी देर में इतना काम आप सभी कर सकते थे, मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आ जाती। चलिए जल्दी से बताइए। फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करें अनुभव की, तो अनुभव जो है ये कितने, अनुभव जो है वो वैसे 3-4 भागों में बांटा गया है, लेकिन 4 प्रकार का सबसे सही है जो वासुदेव नंदन प्रसाद ने बताया है, जिसमें आपका आता है एक तो कायिक, शरीर से संबंधित, दूसरा मानसिक। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं वाचिक, और एक होता है आहार्य। मानसिक को हम क्या कह सकते हैं, सात्विक भी कह सकते हैं। ठीक है, सात्विक भी कह सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये कई लोगों के द्वारा अलग अलग माने गए हैं, कई लोगों ने इन्हें सिर्फ 3 में बांटा है, कई लोगों ने इन्हें सिर्फ 3 में बांटा है। कौन से? एक वाचिक और अंगिक और एक हो गया सात्विक। ये ध्यान रखना, ये बढ़िया क्वेश्चन था इसलिए आपको बता दिया। अच्छा, ये सात्विक अनुभाव की तो चलो बात कर दी गई। सात्विक अनुभाव कितने होते हैं? सात्विक अनुभाव जो है वो होते कितने हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से यहाँ पर मेंशन किए गए हैं? तो अश्रु, औदार्य, औदार्य, कंप, प्रलय, ये 4 तो मेंशन किए गए हैं। 4 कौन से हैं बताओ?
स्तंभ, ठीक है, स्वेद, रोमांच, ठीक है, और स्वरभंग, और बताओ। कंप, प्रलय, अश्रु। लेकिन औदार्य होता है कहीं? औदार्य सुना? सात्विक अनुभाव जो 8 होते हैं उनमें औदार्य सुना था? नहीं सुना था, क्योंकि होता ही नहीं है तो कैसे सुनोगे। जठर जरठ शब्द युग्म का सही अर्थ भेद बताना है। शब्द युग्म आपको बताया गया है। शब्द युग्म मतलब होता है समशुद्ध भिन्नार्थक जो लगभग उच्चारण में समान होते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग देते हैं, उनको कहा जाता है। तो जल्दी से आप सभी बताएं, फटाफट से बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखो, जठर मतलब क्या होता है? जठर मतलब होता है पेट। जठर ग्रंथि कहाँ होती है? पेट में होती है, तो इसी से अपना आइडिया लगा लो। जरठ मतलब क्या होता है? जरठ मतलब होता है बूढ़ा। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। पहली बात तो बूढ़ा और पेट ये तो उल्टा लिख दिया। जठर मतलब पेट होता है, जरठ मतलब बूढ़ा होता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। सभी लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देते चलें, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी बेटा, ठीक है? इतने में कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, सभी आंसर्स देते चलें। अनुष्ठान करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? अनुष्ठान करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताना है। अनुष्ठित, अनुसंधायक, अनुष्ठाता, अनुसंधित्सु। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? अनुष्ठान करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? जल्दी से बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेशन को लाइक और शेयर करें और अपना कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखें। जल्दी से बताएं। यहां पर अगर हम अनुष्ठान करने वाले को अनुष्ठित, अनुसंधायक, अनुसंधित नहीं, अनुष्ठाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो होता है अनुष्ठाता। अनुष्ठान करने वाला, अनुष्ठाता। नेक्स्ट देखिए, लहसा की और रचना किस विधा में है? लहसा की और रचना किस विधा में है? अगर आप एचटेट टीयर 2 यानी कि एचटेट लेवल 2 का पेपर दे रहे हैं, यानी कि टीजीटी लेवल का पेपर दे रहे हैं 6 to 8 क्लास वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो रचना और रचनाकार आपसे पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको जरूर पढ़ें। साथ ही साथ मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर आपको पीवाईक्यू करवाए जा रहे हैं। ये एचटेट टीजीटी 2021 का है, इससे पहले 2020 2019 आपको करवाए जा चुके हैं। जो पॉइंट या जो क्वेश्चन या जो इसमें जैसे ये रचना है, अब आपको नहीं आती, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इसको कहीं नोट डाउन कर लो कि ये रचना है, इसके ये रचयिता है, पूछा गया है, दोबारा पूछा जा सकता है। ठीक है, और एक बेसिक टॉपिक है भाई रचना और रचनाकार, तो ये जरूर पढ़े। इवन डेली 10-12 रचनाएं तो पढ़ सकते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज सॉल्व कीजिए। पीवाईक्यूज यहाँ पर आपको एक साथ करवाए जा रहे हैं तो उनको ही कम से कम देख लिया कीजिए। लहसा की और रचना किस विधा में है? फटाफट से बताओ किस विधा में है। देखो, गद्य की कई विधाएं हैं, गद्य की कई विधाएं हैं, तो ये कौन सी विधा के अंतर्गत आएगा? जल्दी से बताएं। ये रेखा चित्र है? नहीं। ये संस्मरण है? नहीं। ये यात्रा वृत्त है। ये यात्रा वृत्त है। अब जैसे इसमें आपको क्या पता करना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट लो और पता करना घर जाके। फिलहाल तो आप घर पे ही होगे, जो घर से बाहर भी हैं वो भी, कि लहसा की और रचना है किसकी? यात्रा वृत्त है, ये तो ठीक है। किसकी रचना है, इसके रचयिता कौन है, ये भी पता करना आप। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को संज्ञा क्या दी है? उत्तर मध्यकाल को क्या संज्ञा दी गई? उत्तर मध्यकाल किसको कहा गया है? उत्तर मध्यकाल किसको कहा गया है, ये भी बता दीजिएगा। उत्तर मध्यकाल किसे कहा गया है? श्रृंगार काल, अलंकृत काल, रीतिकाल या कलाकाल? कलाकाल किसने दी है ये नाम? रीतिकाल किसने दिया है? अलंकृत काल किसने दिया है? श्रृंगार काल किसने दिया है? ये सब नाम दिए गए हैं किसको? ये सभी रीतिकाल को नाम दिए गए हैं। ये सभी रीतिकाल के नाम हैं। अलग अलग हमारे लेखकों के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग इसको नाम दिया गया है रीतिकाल को। किसी ने इसको कलाकाल कहा है, किसी ने रीतिकाल, किसी ने अलंकृत काल, किसी ने श्रृंगार काल, किसी ने इसको उत्तर मध्यकाल कहा है, और किसी ने नहीं, पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है। किसको कहा है, किसको संज्ञा दी है? रीतिकाल को संज्ञा दी है क्या, या श्रृंगार काल को संज्ञा दी है? ये बताओ। रीतिकाल को संज्ञा दी है या श्रृंगार काल को संज्ञा दी है? यहां पर आपको करेक्ट आंसर बताना है, फटाफट से बताएंगे। किसने श्रृंगार काल कहा है? उत्तर मध्यकाल। देखो, इतना तो आप सभी को पता है कि उत्तर मध्यकाल रीतिकाल को कहा जाता है। रीतिकाल को, अच्छा, रीतिकाल नाम किसने दिया है? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। ये रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। ठीक है जी। अच्छा, कलाकाल किसने कहा है? कलाकाल किसने कहा है, ये भी बताइए। कलाकाल किसने कहा है?
रमाशंकर शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल, जिनको रसाल उपनाम से भी जाना जाता है, रसाल उपनाम से भी जाना जाता है, इन्होंने ये संगीत। अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने इसको, रीतिकाल को अलंकृत काल का है। श्रृंगार काल किसने कहा है? तो पंडित विश्व प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगार काल कहा है। किसको? रीति काल को। श्रृंगार काल किसने कहा है? पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने। ठीक है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने इसको क्या कहा है? पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने इसको श्रृंगार काल कहा है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे तो आपको मेंशन करवा दिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जरूर लिखें, जो एक्सप्लेनेशन आपको बताया जा रहा है, जो एक्सप्लेन किया जा रहा है, उस पर भी ध्यान दें। ठीक है, एक तो पीवाईक्यूज है तो हम कम से कम कोशिश करें कि आंसर जरूर आप अपने मेंशन करें वहां पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? का कंठ है, अघोष है, अल्प प्राण है। देखो, का कंठ से उच्चारित भी है और अघोष भी है, क्योंकि अघोष आपको पता है पहला और दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष, दूसरा चौथा महाप्राण, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण, ये सबको पता है। तो ये तो ठीक हुआ भाई। ठ मूर्धन्य है, ट ठ ड ढ मूर्धन्य है, ठीक है। ट ठ अघोष है, हाँ जी। महाप्राण है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। प ओष्ठ्य है, प अघोष है, प अल्प प्राण है, ये भी ठीक है। रा लुंठित है, जी हाँ। या रा ला, रा पहली बात तो मूर्धन्य होता है और लुंठित भी होता है। घोष यानी सघोष है ये, हाँ जी सही है, लेकिन महाप्राण नहीं है, ये क्या होता है? अल्प प्राण होता है। ये क्या होता है? अल्प प्राण होता है। तो यहां पर फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ वाला गलत दे रखा है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए। मसी कागद छियो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? देखो, ये मैंने बहुत बार पंक्तियां बताई होंगी, अगर आप मेरी क्लास करते हैं तो डेफिनेटली आपने जब कबीर का नाम आया होगा कहीं पर भी, तो मैंने ये पंक्तियां जरूर पढ़ी है कि मसी कागज छुए नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ये कबीर दास जी की पंक्तियां हैं, क्योंकि कबीर दास जी ने स्वयं कुछ नहीं लिखा है, इनकी वाणी का संकलन इनके शिष्य हुए धर्मदास, उन्होंने किया है बीचक नाम से, जिसको 3 भागों में विभाजित किया है, साखी सबद रामायण। इनकी भाषा जरूर याद रखिएगा, साधुकड़ी पंचमेल खिचड़ी है। और ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पत्नी का नाम लोई, और कमल, कमाल और कमाली, इनके पुत्र और पुत्री, इनके नाम जरूर ध्यान रखने। ठीक है, किस विकल्प में कोई एक शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं दिख रहा है भाई, बताओ। अब तो इसका आंसर दे दो, ये तो व्याकरण से संबंधित है, और व्याकरण से संबंधित मुझे ऐसा लगता है कि व्याकरण की तो प्रैक्टिस होती ही रहती है किसी ना किसी रूप में, व्याकरण की तो प्रैक्टिस होती रहती है। जल्दी से बताए। मार्तंड दिनकर, ये तो है भाई। सविता दिवाकर, ये भी है। आदित्य और अर्क भी। भास्कर और अर्णव, अर्णव समुद्र का पर्यायवाची होता है, समुद्र का पर्यायवाची होता है, इसलिए नहीं है। बाकी भास्कर तो होता है लेकिन अर्णव नहीं होता। तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा विलोम युग्म है? ग्रह का अनुग्रह, असीम का ससीम, अज्ञ का अनभिज्ञ, सचेत का चेतन। यहां पर बताओ कौन सा विलोम युग्म है, मतलब जो शब्द और उसका उल्टा सही दे रखा है। तो अज्ञ का अनभिज्ञ, अज्ञ मंजन, अज्ञ मतलब अनजान, अनभिज्ञ मतलब भी अनजान, तो ये तो समानार्थी है। सचेत और चेतन दोनों भांति एक ही है। ग्रह और अनुग्रह ठीक है, लेकिन असीम का ससीम, असीम जो असीमित है बिना सीमा के, ससीम जो सीमित है सीमा के साथ है, सीमा सचिन वाली सीमा नहीं, ससीम, ठीक है, लिमिट वाला। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मैं एक बार आप सभी के भी आंसर देख लूं, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार। किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा? अब क्रिया से बनी, देखो पंडित, बताइए। पंडिताई, चढ़ना, तरुण, चतुर,
बताना क्या है कि भाववाचक संज्ञा से बताओ, भाववाचक संज्ञा क्रिया से जो बनी है। तो भाई पंडित भी नहीं, तरुण भी नहीं, ये भी नहीं, चढ़ना क्रिया है और इससे बना चढ़ाई, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रेमाख्यान काव्य के संबंध में असंगत, प्रेमाख्यान काव्य जो है उसके संबंध में गलत कथन कौन है? प्रेमाख्यान, ये भी मैं लगभग रोज ही बता दे रही हूं आपको। भक्ति काल की बात की जाए, सगुण और ये निर्गुण, निर्गुण की बात की जाए दो में, प्रेमाख्यान शाखा और ये है ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी ये संत काव्य है, संतों द्वारा लिखा गया, ये सूफी संतों द्वारा लिखा गया सूफी काव्य है। सगुण पता है, कृष्णाश्रयी, और एक रामाश्रयी। ठीक है, ये पूरा चार्ट याद कर लो, अब तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए। प्रेमाख्यान काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित है, प्रेमाख्यान काव्य का प्रधान रस शांत है, प्रेमाख्यान काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग हुआ है, प्रेमाख्यान काव्य के पात्र मुख्यतया मानवीय और मानवेतर श्रेणी के हैं। कौन सा एक ऐसा है जो गलत लिखा है, ये बताइए, कौन सा एक ऐसा है जो गलत लिखा है वो बताना है, जल्दी से बताएंगे। शांत रस नहीं, जब प्रेमाख्यान काव्य है तो श्रृंगार रस का प्रयोग होगा या नहीं? तो श्रृंगार रस का होना चाहिए, ना कि शांत रस का प्रयोग। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए? श्रृंगार रस का प्रयोग होना चाहिए। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है? अंगारों पर लौटना, क्रोध प्रकट, अंगारों पर लौटना मतलब होता है क्रोध प्रकट करना, जान के लाले पड़ना, जान को जोखिम में डालना, हाथ पांव मारना, अनुनय विनय करना, दाल न गलना, बश न चलना। यहां पर बताना है भावार्थ सही है मुहावरे का, वो बताओ, जहां पर भावार्थ सही है वो बताना है। देखो किस मुहावरे का भावार्थ सही है, इसका मतलब है दाल ना गन्ना, बश ना चलना। ठीक है, कि तुम्हारी दाल नहीं यहां पर गलेगी, मतलब तुम्हारा बस यहाँ पे नहीं चलेगा, तो इसका भावार्थ सही है, बाकी तीनों गलत है। ठीक है, बाकी तीनों गलत है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जिनके सभी शब्द जो है वो तद्भव हैं। स्वप्न लक्ष्य पहर, कपूर ग्वाल हल्दी, मुकुट शीर्ष पृष्ठ, संध्या सींग सौभाग्य। अब एक बात बताइए मुझे, इनमें से कौन से ऐसे हैं जिनमें सभी शब्द तद्भव है, मतलब तत्सम शब्दों का जहां पर प्रयोग नहीं है, वो बताओ। अच्छा यहां पर देखो, स्वप्न तत्सम हो गया, शीर्ष तत्सम हो गया, सींग का श्रृंग हो जाएगा, चलो संध्या, पृष्ठ ये हो गए। अब बचा कौन सा? कपूर कर्पूर, ठीक है, ग्वाल, हल्दी का हरिद्र, हरिद्रा, तो ये क्या है? ये आपके तद्भव शब्द हैं। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? कौन सा वाक्य ऐसा है जिसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? ढंग से पढ़ें और फिर बताएं। यहां पर बात करें, धावक सड़क पर दौड़ रहे थे, महेश अध्यापक बन गया, तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, वह तालाब में तैर रही है, अकर्मक क्रिया नहीं है, तो तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, ये अकर्मक नहीं सकर्मक क्रिया है। लिखा क्या गया है? रामायण लिखा गया है, तो रामायण क्या है? रामायण क्या है? कर्म है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा या नहीं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, सभी का सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य कौन सा है? कनुप्रिया, आत्मजयी, उत्तर जय, एक पुरुष और। कठोपनिषद, यम और नचिकेता का संवाद जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रसंग है यम और नचिकेता का, तो यहाँ पर बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? कनुप्रिया किसकी रचना है ये भी बताते जाइए, कमेंट सेक्शन में ये लिख के दीजिएगा, कनुप्रिया किसकी रचना है? ये आत्मजयी प्रबंध काव्य कौन सा है? आत्मजयी। कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य कौन सा है? तो आत्मजयी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? कौन सी लोकोक्ति ऐसी है जिसमें क्या है, जिसमें भावार्थ सही नहीं है? 3 में ना 13 में, जो किसी गिनती में ना हो, नगण्य, लाठी टूटे न सांप, बिना किसी की किसी को मारे बिना किसी की मरे हानि हुए स्वार्थ सिद्ध हो जाए, नेकी कर और भलाई का बदला दरिया में डाल बुराई,
नेकी कर और भलाई का बदला दरिया में डाल बुराई। आ बैल मुझे मार जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। भावार्थ किसका सही नहीं है, मतलब किसका अर्थ सही निकल के नहीं आ रहा है, ये बताओ। देखो, 3 में ना 13 में, जो किसी गिनती में ना आए, नगण्य है, तो ये तो सही है। 3 में ना 13 में। आ बैल मुझे मार जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, ये भी सही है। लाठी टूटे ना सांप, बिना किसी के मरे हानि हुए, मतलब बिना किसी के मरे, या हम कहें कि बिना किसी का हानि हुए मेरा स्वार्थ जो है वो सिद्ध हो जाए, तो ये तो सही है। नेकी कर और भलाई का बदला दरिया में डाल बुराई, ये गलत है। नेकी कर दरिया में डाल, ठीक है, नेकी कर दरिया में डाल, तो यहाँ पर ये सही होगा। थर्ड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये गलत लिखा है, ये गलत है। अच्छा, सही लोकोक्ति लिखो और उसका अर्थ कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओ। जिसको नहीं पता है वो स्क्रीनशॉट ले, ये जब 60 क्वेश्चंस हो जाए तब करके बताए, लेकिन बताए जरूर, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दे। किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? देखो, अगर मैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन डिटेल के साथ पढ़ाने लगी तो आपके 60 क्वेश्चंस ये हो नहीं पाएंगे, तो दिक्कत वाली बात है। क्योंकि ये पीवाईक्यूज है, आपके प्रैक्टिस सेट जो होते रहते हैं उनमें पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाता है, ये आप सभी को भी पता है। यहाँ पर जितनी जरूरत है उतने मैं बताए दे रही है आपको। क्षेत्र मुक्ता पर्ण पूस मौल श्री नैन नीम नारियल धतूरा गेह जेठ छा, सभी शब्द तत्सम यानी संस्कृत के हैं, वो बताओ। सभी शब्द संस्कृत के कहां पर आप देख, पहली बात तो पूष, ये तो पहले ही दिख गया। यहाँ पर नारियल नारिकेल होता है, जेठ का ज्येष्ठ होता है, ये तो होने का नहीं। क्षेत्र मुक्ता पर्ण, ठीक है, ये क्या है, ये तीनों के तीनों संस्कृत के शब्द हैं। देखो, ये वाला छा, ये शा और ये त्रा, ये मोस्टली किस में आते हैं, मोस्टली संस्कृत में ही प्रयोग किए जाते हैं। ये ड़ा हो गया, ये ध्यान रखिएगा। अब बताओ कि किसने, ये आदिकाल के नाम है, ये सभी आदिकाल के नाम है, और किसने कौन सा नाम दिया है। ये क्वेश्चन अगर आप मेरी क्लास करते हैं टीजीटी वाली तो जरूर वहां पर देखा होगा। चारण काल किसने कहा है, आदिकाल नाम किसने दिया है, तो आदिकाल तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब ये मिलना है फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाले से तो यही लग गया, पहले ही क्वेश्चन, मतलब एक ही ऑप्शन से आपने टैकल कर लिया। अच्छा, वीर गाथा काल किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है इसको आचार्य रामचंद्र। चारण काल किसने कहा है, ग्रियर्सन ने कहा है। वीर काल किसने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। तो यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गलत हो जाएगा भाई। यहाँ पर अगर हमारा आदिकाल सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट यहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट वाला सही है भाई, फर्स्ट वाला सही है, ठीक है। इसको प्लीज थोड़ा सा देख लीजिएगा, मतलब सही है। अब वो वाला आंसर मत कर दीजिएगा, मैंने उसको सही से देखा नहीं था। अशुद्ध वाक्य बताओ, वह राम का नाम लेकर चल पड़ा, उसने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, सुबह शाम व्यायाम करना चाहिए, वह 20 दिन तक अपने घर में ही कैद रहा। अब बताओ यहाँ पर कि कौन सा वाक्य ऐसा है जो गलत लिखा हुआ है, कौन सा वाक्य ऐसा है जो गलत लिखा हुआ है, ये बताना है। कौन दिख रहा होगा, आराम से पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में सही आंसर जो है वो टाइप कर दीजिए। देखो, वह राम का नाम लेकर चल पड़ा, सही है। उसने इन नहीं इस बात पर आपत्ति प्रकट की, तो इसलिए ये गलत है और यही पूछा गया है, ठीक है, और यही आपसे पूछा गया है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, बहुत बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें सभी बच्चे, ठीक है, क्योंकि आप रेयर ही देखोगे कि जहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे सीक्वेंस के साथ मिल जाए। टीचिंग मंत्रा को अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो यहाँ पर आपको पेपर्स के सॉल्यूशन जो है वो पूरे सीक्वेंस के साथ मिलेंगे, चाहे वो एच टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, आपका DSSS भी हो, आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। चाहे तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, तुलसीदास जी के 12, जो नागरी प्राचारणी सभा है उसने तुलसीदास जी के 12 ग्रंथों को प्रामाणिक माना है। कवितावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, पौरुषेय रामायण रचित ग्रंथ नहीं है। अब इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है, पहली बात तो अब आपको ये बताना है कि इनके द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से कौन सा नहीं है, ये बताओ। देखो, कवितावली जी हाँ ब्रज भाषा में लिखी गई, वैराग्य संदीपिनी जी हाँ, रामाज्ञा प्रश्न हाँ, पौरुषेय रामायण नहीं है। पौरुषेय रामायण किसके द्वारा लिखी गई है, कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखी गई है। किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं और एक उनमें से होता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय 2 वाक्यों, वाक्यांशों अथवा 2 शब्दों को जोड़ने का जो काम करता है उसको हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। अब आप बताइए इनमें से कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं
है, जल्दी से बताएंगे। ईमानदारी और परिश्रम उन्नति के लिए आवश्यक है, सही है क्या? राहुल तेज है किंतु उद्यमी नहीं है। समुच्चय बोधक बताना है, परिश्रम करो ताकि जीवन सफल हो सके, पुरुषार्थ के बिना जीवन नहीं है। तो पुरुषार्थ के बिना ये क्या हो जाएगा बताओ? पुरुषार्थ के बिना जीवन संभव नहीं है। बताओ, ये आपको संबंध बोधक नहीं लग रहा कि के बिना? ये संबंध बोधक है। ये क्या है? ये संबंध बोधक है। उम्मीद है कि सभी का सही होगा, बहुत बढ़िया। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। यह कथन किसका है? जल्दी से बताएं, ये कथन किसका, स्टेटमेंट ये किसका है? नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका कथन है ये? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, अर्थभेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है? अर्थभेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है, आपको ये बताना है। देखो, चिर चीर, नीरज नीरज, मेधा मेध, सर्व शर्व, आपको बताना है कि समश्रुत भिन्नार्थक की दृष्टि से बताओ कौन सा ऑप्शन आपका सही है, कौन सा विकल्प ऐसा है जो सही है, फटाफट से बताएं। देखो, चिर पुराना, चीर कपड़ा, तो ये तो गलत हो गया। सर्व सब, ये गलत हो गया, उल्टा लिखा हुआ है। मेधा मेध गलत है। लेकिन नीरज कमल को कहते हैं, नीरज बादल को कहते हैं, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। तो ये तो किसी बच्चे का गलत नहीं हुआ होगा, बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड। यहां पर बताओ, किस विकल्प में सभी ध्वनियां तालव्य है? मतलब ऐसा विकल्प कौन सा है जिसमें सभी ध्वनियां तालु से उच्चारित है? च छ श तालु से उच्चारित होती है। देखो, जो ये श श शाहा होता है, ये क्या है? तालु, ऊर्ध्व, दंत, कंठ। तो अब पता कर लो, ये च छ ज और शा, ये तो भाई कंठ से उच्चारित है नहीं ना, आपका मूर्धा ना दंत। यहाँ पर सभी क्या है? सभी तालु से उच्चारित है। च शा, सॉरी, एक मिनट, चा, ये एक तो हलंत लगेगा। ये शा किससे? ये शा तो मूर्धा से उच्चारित है, तो ये तो होने का नहीं। अच्छा, चा जा, ये तो सब उच्चारित है। झा, ये भी उच्चारित, ये हलंत लगा है, ठीक है, ये टाइपिंग का थोड़ा एरर है। और यहां बात करें हा, तो कंठ से है, ये होने का नहीं। सा की बात करें, दंत है। लेकिन इसकी बात करें, ये आपने देखा तो है। और चा वर्ग तो होता ही है किससे? तालु से उच्चारित होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन। विप्लव गायन कविता का मूल भाव है। विप्लव गायन कविता का मूल भाव क्या है? यहां पर आपको यह बताना है, जल्दी से बताएं। अवसरवादिता के प्रति व्यंग है, जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता है, बाह्यचार के प्रति आक्रोश है, नगरीय संस्कृति के प्रति व्यंग है। तो विप्लव गायन कविता का मूल भाव जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता है। जड़ता के विरुद्ध विकास और गतिशीलता इसका क्या है? इसका मूल भाव है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा आपका सेकेंड वाला ऑप्शन। किस विकल्प में सभी स्पर्श अल्प प्राण व्यंजन है? सभी स्पर्श भी है और अल्प प्राण है, वो बताओ। देखो, अल्प प्राण और महाप्राण की बात करें तो अल्प प्राण पहले तो आपको ये पता है कि पहला, तीसरा, पांचवा, इसके अलावा यारा लावा, और इसके अलावा सभी स्वर क्या हैं? अल्प प्राण है, ये ध्यान रखना, ठीक है। महाप्राण की बात करें, बहुत बार बताया जा चुका है इसको आपको, और स श स ह, ठीक है। अब कौन सा हो जाएगा भाई? अल्प प्राण बताना है, बताओ। पा फा महाप्राण हो गया, कट गया। का खा गा, पा खा गा पहला हो गया, ठीक है। ये रा, पहली बात तो रा क्या है? ये रा क्या है? यारा लावा, ये क्या होते हैं? ये तो अंतहस्त व्यंजन है। और ये क्या है? ये संघर्षी, या हम कह सकते हो ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ऊष्म। तो ये तो वैसे ही नहीं होंगे। हाँ आ गया, ये कट गया,
ये तो होने का नहीं। अच्छा, पा फा ये दूसरा वर्ण है, ये महाप्राण हो जाएगा। लेकिन का पहला, खा गा तीसरा, टा पहला, तो ये क्या हो गया, ये स्पर्शी व्यंजन भी है साथ ही साथ अल्प प्राण भी है। ये ऐसे क्वेश्चन तो किसी के गलत नहीं होंगे, बस थोड़ा सा आराम से पढ़ के फिर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें तो गलत नहीं होंगे। पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है, ये पंक्तियां जो है किसके द्वारा लिखी गई हैं, जल्दी से बताओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भावे। तो ये पंक्तियां पंडित जवाहरलाल नेहरू की हैं कि पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगे। निम्नलिखित में से चौथा सप्तक के कवि नहीं है, चौथे सप्तक के, चार सप्तक हुए हैं और चौथे सप्तक के कवि कौन से नहीं है ये बताइए। और चारों सप्तक जो हैं उनके कवि कौन कौन से हैं ये मेंशन करो कमेंट सेक्शन में। ये हमारे होमवर्क है, क्योंकि इससे आपके जो आने वाला पेपर है उसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। आने वाला जो पेपर है उसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है, जल्दी से बताएं। तो कौन नहीं है, अवधेश कुमार तो है, सुमन राजे भी है, राजेंद्र शुभ, विजय देव नारायण शाही नहीं है, ठीक है। ये चौथे सप्तक के कवि नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। आचार्य भरत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में से किस विद्वान की व्याख्या भुक्तिवाद कहलाती है, बताओ किस विद्वान की व्याख्या जो है वो भुक्तिवाद कहलाती है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, फटाफट से बताएं। भट्ट लोल्लट, अभिनव गुप्त, शंकुक। तो भट्ट नायक आचार्य भरत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में से किस विद्वान की जो व्याख्या है वो भुक्तिवाद कहलाती, तो भट्ट नायक की व्याख्या भुक्तिवाद कहलाती। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हुआ। चंद ते लजात, जल जात जग जानत है, आज जल जात ते लजात चंद देखो में। प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार कौन सा है, ये जो पंक्तियां दी गई हैं इनमें अलंकार की बात पूछी गई है कि कौन से अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जल्दी से बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चंद ते लजात जल जात जग जानत है, आज जल जात ते लजात चंद देखो में। प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार कौन सा है, दीपक, विभावना, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तो यहां पर ये विभावना अलंकार। अच्छा, विभावना अलंकार कहां पर होता है, जहां पर कारण उपस्थित है पर फिर भी कार्य नहीं हो रहा, तो वहां पर विभावना अलंकार होता है, ठीक है। उत्प्रेक्षा मनुमानो जन जानो, तो याद ही रहेगा ये। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी की प्रथम कवि, हिंदी के प्रथम कवि कौन है, देखो हिंदी के प्रथम कवि अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग माने गए हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछा जब जाएगा तो हमेशा इस तरीके से ही पूछा जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन माने गए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा या राहुल सांकृत्यायन के द्वारा कौन माने गए, तो बताओ कौन है। पुष्य, सरहपाद, कबीर, शालिभद्र, सूर्य। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, देखो फटाफट से आंसर करो। प्रथम कवि कौन है, सरहपाद को माना है, राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना है, राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ठीक है, हिंदी का प्रथम कवि। अच्छा, शालिभद्र शूर को किसने माना है, कमेंट सेक्शन में लिखो, शालिभद्र शूर को किसने माना है। लोकगीत के संबंध में असंगत कथन कौन सा है, अगर हम लोकगीत के संबंध में पूछ रहे हैं तो कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो असंगत है, मतलब जो मैच नहीं कर रहा है। लोकगीत जनता का संगीत है, लोकगीत गायन है तो बेहद साधना की जरूरत होती है, वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है, लोकगीत त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, जल्दी से बताएंगे। देखो यहाँ पर संबंध में गलत कथन, मतलब गलत कथन कौन सा, देखो लोकगीत जनता का संगीत है इसीलिए तो उसको लोकगीत कहा गया है, लोकगीत गायन है तो बेहद साधना की जरूरत होती है, अच्छा जी ये तो सही है। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में मिलते हैं, हाँ जी ये बिल्कुल सही है, वास्तविक लोकगीत जो है वो देश के गांवों और देहातों में ही मिलेंगे। लोकगीत त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाते जाते हैं, हाँ जी। यहाँ पर लेकिन इसकी अगर हम बात करें सेकेंड ऑप्शन की, तो बेहद साधना की जरूरत नहीं पड़ती है भाई, इसको बेहद साधना की जरूरत नहीं पड़ती है लोकगीत गाने के लिए, तो ये गलत स्टेटमेंट है।
इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुणा दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा जो मनुष्य मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कवि के प्रति है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, रविन्द्रनाथ टैगोर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये स्टेटमेंट किस कवि के लिए दिए हैं, मतलब किसको लेके दिए हैं, जल्दी से बताएं। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा जो मनुष्य मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर के प्रति है। किसके प्रति है? रविंद्रनाथ टैगोर के प्रति है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए। दो बातें कही, दो बातें सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि की हैं? कवियां, सॉरी, पंक्तियां और उनके कवि कौन है? कुछ एक पंक्तियां जो है, मैं ये नहीं कह रही कि पूरी पंक्तियां आप रटो बैठ के, नहीं, लेकिन कुछ एक पंक्तियां जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछी जा रही हैं, उनको आप क्या करें, जरूर पढ़ें कि ये पंक्तियां इस कवि के द्वारा ली गई है या इस लेखक ने लिखी है। कुछ स्टेटमेंट वाली पंक्तियां की ये स्टेटमेंट किसने दिया है, किसके लिए दिया है, कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको एक जगह नोट डाउन कर लो या बुक पे टिक लगा लो, उनको एक बार जरूर पढ़ के जाओ पेपर से पहले। ठीक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, भगवती चरण वर्मा, नरेश मेहता, कुंवर नारायण। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। यहां पर बताओ ये पंक्तियां किसकी? ये भगवती चरण वर्मा की है पंक्तियां। किसकी है? भगवती चरण वर्मा की है। निम्नलिखित में माधुर्य गुण का उदाहरण कौन सा है? सिखा दो ना मधुप कुमारी मुझे भी अपना मीठा गान, कुसुम के चुने कटोरों से करा दो ना कुछ कुछ मदपान। वह आता दो टूक कलेजे के, करता पछताता पद पर आता। कंकन किंकन नुपुर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि, मानहु मदन दुमदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। विकसते मुरझाने को फूल, उदित होता छिपने को चंद, शून्य होने को भरते मेघ, दीप जलता होने को मन, यहाँ किसका अनंत यौवन, अरे अस्थिर यौवन। आपको बताना है किसमें माधुर्य गुण की मतलब उदाहरण है, कौन सा ऐसा विकल्प है जो माधुर्य गुण का उदाहरण है, ये बताओ, जल्दी से बताएंगे। देखो यहाँ पर कौन सा मिल रहा है आपको, यहाँ पर अगर आप थर्ड ऑप्शन देखो, कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि, मान हो मदन दुमदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी, ये बिल्कुल सही है, इसमें माधुर्य गुण का ये उदाहरण है। हरिगीति का छंद का लक्षण नहीं है। हरिगीति का छंद का लक्षण कौन सा नहीं है? देखो छंद टॉपिक जो है, छंद और आपका अलंकार और कौन सा गुण है, माधुर्य गुण है, ये गुण है, वो गुण है, ये तीन चीजें तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट है एचटेट जो लेवल 2 है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, 16-12 पर यदि होती है, अंत में लघु गुरु मात्रा होती है या मात्रिक विषम छंद है? आप बताओ, ये मात्रिक विषम छंद है ऐसा क्या? जल्दी से बताओ। ये मात्रिक विषम छंद है ऐसा तो नहीं होता, ये सममात्रिक छंद है, ये विषम मात्रिक छंद कैसे हो गया? प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं हो रही हैं तो ये सममात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद नहीं है। जब पुस्तक उपमेय सॉरी जो जब प्रस्तुत यानी उपमेय एवं अप्रस्तुत उपमान का एक धर्म कथन किया जाए तो कौन सा अलंकार होता है, जल्दी से बताएं, तब कौन सा अलंकार होगा? रूपक, उपमा, दीपक, दृष्टांत। रूपक में तो उपमेय और उपमान दोनों को एक मान लिया जाता है, उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है, दृष्टांत जब हम उसी से मिलता जुलता कोई चीज जो है बताते हैं किसी चीज को स्पष्ट करने के लिए कोई दृष्टांत, तो ये तीनों तो है नहीं, ये दीपक अलंकार है। ठीक है, एक धर्म कथन किया जाए तो दीपक अलंकार होता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं? बेशक, मृत्यु पर्यंत, तो ये नहीं होगा। हलामानस भरसक, देशांतर हर रोज, आप बीती प्रत्यागमन, आप बीती प्रत्यागमन, यहाँ पर एक शब्द चीख चीख के कह रहा है कि भाई मैं ही अव्ययी भाव समास हूं। जल्दी से चुनकर बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जो है वो जरूर लिखें, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर लिखें, जल्दी से बताओ। जल्दी से।
देखो आपके जो दिमाग है, दिमाग को मैं टेस्ट कर रही हूँ कि कितनी तेज चलते हो। अच्छा एक बात बताओ, मृत्यु पर्यंत, मृत्यु तक, तो ये पर्यंत क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा या नहीं? बेशक, तो बेशक इसमें तो समझ ही गए होगे कि बे है। मृत्यु पर्यंत में भी है, जैसे हम कहते हैं यथा संभव, जितना संभव है, यथाशक्ति, जितनी शक्ति है, वैसे ही मृत्यु पर्यंत, मृत्यु तक। तो ये क्या है? ये भी तो आपका अव्ययी भाव समास है। तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका पहला होगा। आप बीती में आप पर बीती, ये क्या है? आप पर बीती, ये क्या है बताओ? ये तो आपका तत्पुरुष समास है ना। यहां पर बताओ, सुमेलित करना है श्रुति कटुत्व, क्लिष्टत्व, च्युत संस्कृति दोष, ग्राम्य तत्व दोष। 2019 के पेपर में भी ये दोष वाला प्रश्न जो है आया था। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आए हैं पीवाईक्यूज तो उनको जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, जल्दी से बताएं। अच्छा एक बात बताओ, श्रुति कटुत्व दोष कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम दृष्टता, पर क्या ना विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। तो ये क्या है? ये श्रुति कटुत्व है। ठीक है, ये सेकंड कहाँ आ रहा है? तो सेकंड आ रहा है पहले वाले ऑप्शन में, बाकी कहीं आ नहीं रहा है। तो अगर आपको एक भी इनमें से आता है आप टिक कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? क्लिष्टत्व किसे कहते हैं? क्लिष्टत्व किसमें है? मतलब अहिरिपुपतितीय सदन है मुख तेरी रमणीय। च्युत संस्कृति दोष, प्रेम शक्ति से चिर निरस्त्र हो जावेगी पाशवाता। अब ग्राम्य तत्व, तो ग्राम्यत्व दोष कहां पर दिख रहा है? तो वो लचकती कैसी सुघर मन हर रही यह कमर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है? कृत प्रत्यय क्रिया में क्रिया के अंत में जो प्रत्यय जोड़कर जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के पीछे जो जो प्रत्यय लगते हैं वो तद्युति प्रत्यय कहलाते हैं। तद्युतांत उन शब्दों को कहा जाता है। कृत प्रत्यय नहीं है। चाल, पांडित्य, पढ़ाई, झुकाव, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? देखो, चलना, पढ़ना, झुकाव ये तो हटाओ, लेकिन पांडित्य, पंडित में लगा है। पंडित क्या है? पंडित तो संज्ञा में आएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? सेकेंड वाला ऑप्शन कृत प्रत्यय नहीं है। सेकेंड वाला ऑप्शन आपका कृत प्रत्यय नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, किस शब्द आपको बताना है यहाँ पर? निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? बताओ किसका ऐसा है जो संधि विच्छेद सही नहीं है? फटाफट से बताओगे। मार्तंड, जगन्नाथ, निरुद्धम, सन्मार्ग। सतधन मार्ग तो ये बिल्कुल सही है। निरुद्धम सही है। जगतनाथ ये भी तो सही है। मार्तंड का बताओ, फिलहाल तो बता दोगे, सरल सा है, फटाफट से बताओ। जिंदा दिख तो रहा है, मार्तंड गलत लिखा हुआ है, बाकी तो सभी सही है। बाकी तो सभी सही, मार्तंड गलत लिखा हुआ है। इसका सही संधि विच्छेद कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, बहुत टफ नहीं है ये। अगर टीजीटी लेवल का पेपर दे रहे हो तो ये तो आप सभी के लिए इजी है। इवन ये तो जो पीआरटी लेवल का पेपर देते हैं उनके लिए भी है। फटाफट से बताओ, निम्नलिखित में किस शब्द में ब उपसर्ग नहीं है? बनाम, बखैर, बदसूरत, बपौती। तो अगर हम यहाँ बात करें दस्तूर, दुनिया का दस्तूर यही है। बपौती में कौन सा हो जाएगा बताओ? बपौती में ये प्रत्यय लगा हुआ है। बपौती में प्रत्यय है या उपसर्ग है? पहले तो ये आप अपना दिमाग लगाओ, फिर मैं बताऊं। जल्दी से बताओ। तो बपौती में प्रत्यय है भाई, बस इसमें तो है ब ब ब, लेकिन इसमें नहीं है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में यह वर्णित किया गया है ये बताओ। तो अनुच्छेद 343 एक में यह वर्णित किया गया है कि संविधान की भाषा, राजभाषा जो है वो हिंदी है और लिपि देवनागरी रहेगी। हमारे देश की किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं माना गया है, हमारी राजकीय भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। कब स्वीकृत की गई? कमेंट सेक्शन में बताओ कि कब हमने हिंदी को राजभाषा के रूप में चुना। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं ये भी बताओ। करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। प्रस्तुत पंक्तियों में छंद पूछा गया है कि अगर हम प्रस्तुत पंक्तियों की बात कर रहे हैं तो इसमें किस छंद की बात की गई है? जल्दी से बताएं कौन सा छंद है यहाँ पर? दोहा है, रोला है, उल्लाला है, वंशस्थ है। किस छंद की यहां पर बात की गई? तो दोहा तो होने का नहीं है। ये रोला है, रोला भी नहीं है। वंशस्थ है, नहीं, ये उल्लाला छंद है।
कौन सा छंद है? ये उल्लाला छंद है। चारों छंदों को एक बार ढंग से पढ़ें। फिलहाल मैं बार बार यही बोल रही हूँ क्योंकि आप टीजीटी लेवल का पेपर दे रहे हैं, तो छंद, रस, अलंकार, ये बहुत अच्छे से आपको तैयार करने हैं, बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको तैयार करने हैं, इनसे आपको प्रश्न अच्छे खासे मिल जाएंगे। किस विकल्प के सभी शब्दों में पर उपसर्ग नहीं है? अब ऐसा एक बताओ जिसमें पर उपसर्ग नहीं है, जिसमें पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, वो बताना है, जल्दी से बताएंगे। जिसमें पर उपसर्ग नहीं है, पर उपकार, पर जीवी, परदेश, परतंत्र, पर पराभूत, पर की, पर साल। अब बताओ यहां पर कौन सा ऐसा है जिसमें पर उपसर्ग नहीं है, फटाफट से बताओ। पराक्रम और पराभूत में पर उपसर्ग नहीं है, ठीक है, पर उपसर्ग नहीं है, र आधा है। प्रेमचंद्र के फटे जूते निबंध में परसाई जी ने व्यंग किया है, बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास पर, राजनीतिक भ्रष्टाचार पर, दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर, सामाजिक शोषण पर। प्रेमचंद्र के फटे जूते निबंध में परसाई जी ने व्यंग्य दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर किया है, ठीक है। किस पर व्यंग्य किया है? तो दिखावे की प्रवृत्ति जो इंसान के अंदर होती है, जो हम सभी के अंदर होती है, नहीं होनी चाहिए, और अवसरवादी सभी हैं आजकल। निम्नलिखित में से किस भाषा उपभाषा का संबंध पैसाची अपभ्रंश से है? 2020 का जब मैंने पेपर करवाया तो भी मैंने आपको बताया था कि किस अपभ्रंश से कौन सी भाषा विकसित है। अब जल्दी से बताओ पैसाची अपभ्रंश से कौन सी विकसित है? पहाड़ी, मराठी, लहंदा, उड़िया। तो अगर हम यहाँ पर ये खस अपभ्रंश से विकसित है, मराठी मैंने उस दिन भी पूछा था कि किस अपभ्रंश से विकसित है, जल्दी से बताओ। पैसाची अपभ्रंश से लहंदा और पंजाबी, लहंदा और पंजाबी दोनों विकसित है, ठीक है, लहंदा और पंजाबी दोनों विकसित है। इसको स्क्रीनशॉट लो और देखो जाके कि ये चारों किस अपभ्रंश से विकसित हैं। निम्नलिखित में राजस्थानी बोली नहीं है। राजस्थानी बोली की बात करते हैं तो राजस्थानी की चारों दिशाओं में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, ये सोरशेनी अपभ्रंश से विकसित है। मेवाती, मालवी, हड़ौती, मगही कहीं बोली जाती है, बताओ। राजस्थानी बोली नहीं है तो मगही नहीं है। मगही क्या है? बिहारी हिंदी है जो मागधी अपभ्रंश से विकसित है। राजस्थानी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है, कमेंट सेक्शन में बताओ। सही संधि विच्छेद बताना है आपको यहाँ पर कि कौन सा संधि विच्छेद सही है, जल्दी से बताओ कौन सा संधि विच्छेद यहाँ पर सही दिया है, ये बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर भी जरूर। जल्दी से बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद कौन सा है? न्यून, निधन, उन, मतैक्य, मतधन, ऐक्य, महोदर, महाधन, उदार, एक, ऐक, ए। कौन सा सही है? तो एक, ऐक, बस यही सबसे सही है। और ये कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि है। इनके सभी सही संधि विच्छेद जो है वो आप लिख के बताएंगे, बहुत सरल है, बहुत ज्यादा सरल है, आप लिख के बता सकते हैं। देवनागरी लिपि के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? देवनागरी लिपि की बात करें तो उसके बारे में गलत स्टेटमेंट कौन सा है, ये बताइए, जल्दी से बताएंगे। देवनागरी लिपि बाएं से दाहिनी ओर को लिखी जाती, तो सही, हम इसी क्रम में तो लिखते हैं, यहां से लिखना शुरू करते हैं, मतलब दाएं से वो सॉरी बाएं से दाएं की ओर, तो ये तो सही है। देवनागरी लिपि की वर्णमाला ध्वनि प्रधान है, वर्णमाला ध्वनि प्रधान है, सही है क्या? बताइए, वर्णमाला ध्वनि प्रधान है क्या? तो यही तो गलत है, हमारी वर्णमाला ध्वनि प्रधान नहीं है भाई। देवनागरी लिपि का प्रयोग उत्तर भारत में 10वीं शताब्दी, ये भी सही है। ब्राह्मी लिपि की उत्तर भारतीय शैली का विकसित है, ये भी सभी सही है। सेकंड वाला गलत है। कठपुतली कविता के रचयिता कौन है? फटाफट से बताना है कि कठपुतली कविता के रचयिता कौन है, जल्दी से बताएंगे। भवानी प्रसाद मिश्र की ये रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र की इस कविता के रचयिता हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है? परिंदा, बाशिंदा, शर्मिंदा, गोविंदा। यहां पर बताओ कौन सा ऐसा है जिसमें इंदा प्रत्यय नहीं है, जिसमें इंदा प्रत्यय नहीं है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो गोविंदा में गोविंद अप्रत्यय है, ना कि इंदा प्रत्यय है, तो यहाँ पर इंदा, बाश इंदा, पर इंदा, लेकिन गोविंदा में नहीं है, तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा उम्मीद है। और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, व्यभिचारी भाव के संबंध में असंगत कथन बताओ। व्यभिचारी भाव के बारे में आपको असंगत कथन बताना है कि कौन सा है। ये संचरणशील मनोविकार है, बिल्कुल सही है। ये स्थायी भाव के उपकारक होकर उन्हें रस दशा तक पहुंचाते हैं, ये भी ठीक है। स्थायी भाव से इनका संबंध सागर तथा लहर की बात ही होता है,
जी, लेकिन फोर्थ गलत है, ये रस की सिद्धि तक स्थिर रहते हैं ऐसा नहीं होता, ये रस की सिद्धि तक स्थिर नहीं रहते हैं। ठीक है। वज्राहत शब्द में कौन सा समास है? वज्राहत शब्द में कौन सा समास है, जल्दी से बताएंगे सभी, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। वज्र से आहत, वज्राहत, यहां पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, जहां पर दो पदों के बीच विभक्ति का लोप होता है तो वहां पर तत्पुरुष समास है, तो इसका मतलब यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। कैदी और कोकिला कविता के रचयिता कौन है? कैदी और कोकिला इस कविता के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी हिमतरंगिणी जरूर याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी जरूर ध्यान रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, झांसी की रानी। यहाँ पर अगर हम बात करें कैदी और कोकिला, ये किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की ये रचना है। वन बितान रवि सस दियो, फल बक सलिल प्रवाह, अवन सेज पंखा पवन, अवना कुछ परवा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? प्रस्तुत पंक्तियों में किस रस की बात की गई है? तो ये शांत रस की बात है। ठीक है, शांत रस की यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? एक कहानी याद थी, उसने कहा था मेरे बचपन के दिन लाख की चूड़ियां, जल्दी से बताएंगे। मेरे बचपन के दिन, ये इनका एक रचना है। ठीक है, ये इनकी रचना है। अच्छा ये बताओ, ये गद्य की कौन सी विधा में लिखा गया है? पूर्वी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से? हिंदी क्योंकि अपभ्रंश से विकसित है, आदिजन्य उसकी संस्कृत है। पूर्वी हिंदी किससे है? तो पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से विकसित है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताओगे और पढ़ोगे कि किस अपभ्रंश से कौन सी हिंदी विकसित है। ठीक है, कौन सी भाषा विकसित है। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी, विश्वनाथ प्रसाद, मतलब किसने कौन सी पुस्तक लिखी है? हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है, 2020 में पूछी गई थी और 2021 में भी ये प्रश्न पूछा गया है, रिपीटेड है ये क्वेश्चन। जल्दी से बताओ, रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है हिंदी साहित्य का इतिहास, फोर्थ कहां पर आ रहा है? तो फोर्थ यहाँ पर आ रहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन सी लिखी है? जल्दी से बताओ। राम कुमार वर्मा ने कौन सी लिखी है? रामचंद्र ने कौन सी लिखी है? जल्दी से पढ़। ये तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इनका तो क्लियर हो गया। अब बाकी बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां पर ध्यान रखना, आचार्य हजारी की बात की जाए तो इनकी है हिंदी साहित्य की भूमिका। अच्छा, विश्वनाथ प्रसाद ने कौन सी लिखी है? बताइए, विश्वनाथ प्रसाद ने और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कौन सी लिखी है? तो डॉक्टर राम कुमार ने लिखी है प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का आलोचना। इस यहाँ विश्वनाथ प्रसाद ने लिखा है शुक्ल हिंदी साहित्य का अतीत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। ये रहा आपका आज का सेशन, और आई होप आप सभी को बढ़िया लगा होगा। ये आपका 2020 का एस्टेट का जबरदस्त सेशन था, और एस्टेट लेवल 2 की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इन सभी पीवाई को उसको बढ़िया तरीके से आप कर लीजिए। और जहां पर मैं बोलती हूँ कि इन चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्लास के बाद जस्ट पढ़ लीजिएगा, तो वो जरूरी है, क्योंकि आने वाले पेपर में हो सकता है वहां से क्वेश्चन पुट कर लिया जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, वो ऑल द बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।